हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद खराब करने के बाद राहुल गांधी ने रुख किया है महाराष्ट्र का। जी हां, महाराष्ट्र में उन्होंने संविधान सभा में शिरकत की। दोस्तों, राहुल एक भी लम्हे आराम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए राहुल गांधी ने रुख किया है पुणे का, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र पहुंचकर उन्होंने दो मुद्दे उठाए। वो बात छत्रपति शिवाजी महाराज की कर रहे हैं और देश के संविधान की बात कर रहे हैं। और आप देखिएगा कितनी अक्लमंदी से इन दोनों विषयों को, यानी कि शिवाजी महाराज और संविधान, दोनों को किस तरह से मिला रहे हैं राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि यह तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सोच सकती कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संविधान को कैसे मिलाया जा सकता है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो याद कीजिएगा किस तरह से शिवसेना को दो टुकड़े कर दिए गए थे, एनसीपी को दो टुकड़े कर दिए गए थे। कांग्रेस की हालत खराब थी, मगर बावजूद इसके उद्धव सेना, शरद पवार फैक्शन और कांग्रेस एक साथ आती है और भाजपा गठबंधन को धराशायी कर देती है। इन पूरे चुनावों के दौरान राहुल गांधी कहीं ना कहीं संविधान का सहारा लेकर भाजपा पर हमला बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान खत्म कर देना चाहते हैं। और ऊपर से फिर यह घटनाक्रम होता है जिसमें पूरे राज्य की जनता देख रही थी कि हमारे सम्मानित, हमारे प्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति किस तरह से जमीन पर पड़ी हुई है। उनका सिर धड़ से अलग हो गया है। इतना अपमान छत्रपति शिवाजी महाराज का किसी ने नहीं किया। और शॉकिंग बात यह दोस्तों कि इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। इसीलिए राहुल गांधी शिवाजी महाराज और संविधान दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति बना लेने से बात नहीं बन जाती, उनके विचारधाराओं को अपनी जिंदगी में आपको अपनाना पड़ता है। क्योंकि आप शिवाजी महाराज की मूर्ति तो बनाते हैं, मगर बाद में जाकर आप शिवाजी के खिलाफ काम करते हैं। सुनिए राहुल ने कैसे प्रहार किया। और आपने देखा नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र, जहां पर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था। उसका अनावरण स्वयं राहुल गांधी ने किया। और स्वाभाविक सी बात है, अब उनकी जो तमाम राजनीतिक विरोधी हैं उनकी निगाह लगातार बनी हुई है। मगर राहुल उनसे दो कदम आगे काम कर रहे हैं। उन्होंने शिवाजी महाराज और संविधान दोनों को आपस में जोड़ लिया। कैसे, आप खुद गौर कीजिए। शिवाजी महाराज जी ने देश को, दुनिया को क्या मैसेज दिया था? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। तो अगर हम सोचें
कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन्ह है, तो यह है सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो नहीं लड़े थे। पूरी जिंदगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कर्म किए, उन्हीं की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता। मतलब सीधा कनेक्शन है। राहुल साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के मायनों को समझाते हैं। बकौल राहुल गांधी, आज यहां शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन किया गया। कोई मूर्ति तब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा और उनके कर्मों का दिल से समर्थन करते हैं, और तभी उसकी मूर्ति बनाया जाना सार्थक हो सकता है। सुनिए राहुल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। आज हम यहां ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं शिवाजी महाराज की। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को, उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं। हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी, और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना, तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं। तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए। दोस्तों, राहुल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर, आरएसएस का नाम लिए बगैर उन पर वार करते रहे, क्योंकि वो महाराष्ट्र में थी, जो कि सही मायनों में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जन्मभूमि है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति इस तरह से जमीन पर पड़ी हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किसी चीज की माफी नहीं मांगते, उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो माफी सीधी तौर पर नहीं मांगी गई थी, उसमें भी राहुल गांधी पर ताना मारा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई, उसमें भी सावरकर का सहारा लिया गया था। प्रधानमंत्री ने माफी तो मांगी थी, मगर उनकी आलोचना ज्यादा हुई थी। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे माफी मांगी थी। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले।
और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि ये लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है और स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ वो खुद को देख रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और आरएसएस। आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों आरएसएस पर इस तरह का प्रहार किसी ने नहीं किया। मैं ये बात पूरी आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि गांधी परिवार का एक लंबा इतिहास रहा है, मगर आरएसएस पर इस तरह से प्रहार किसी ने नहीं किया जितना राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी तमाम मुद्दों को तथ्यों के आधार पर आरएसएस को घेर रहे हैं और संविधान सभा के दौरान भी उन्होंने भाषण दिया जो मैं आपको सुनाऊंगा। मगर जो दो विचारधाराओं की बात उन्होंने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल कहते हैं कि यह लड़ाई दो विचारधाराओं की है, एक विचारधारा जो संविधान की रक्षा करती है और दूसरी विचारधारा जो शिवाजी महाराज की विचारधारा के संविधान को खत्म करने में लगी है, लोगों को डराती धमकाती है। सुनिए राहुल ने कैसे प्रहार किया है। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। आप देखिए विचारधारा बहुत पुरानी है, इनके समय भी यही लड़ाई चल रही थी। जब इनका राज अभिषेक होना था, उसी विचारधारा ने राज अभिषेक नहीं होने दिया। यह कोई नई बात नहीं, ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नई है। नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, बहुत ही अक्लमंदी से उन्होंने शिवाजी और संविधान को जोड़ दिया। बकौल राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने संदेश दिया था कि देश सबका है, सभी को साथ लेकर चलना है और अन्याय नहीं करना है, और यही बात तो संविधान में लिखी गई है। भारतीय जनता पार्टी इतनी सी बात आसानी से समझ नहीं पा रही। और दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है वही पुरानी सोच, वही पुराने जहर के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोल रहा है। आपकी स्क्रीन पर केंद्र में मंत्री किरण रिजिजू का यह बयान इस वक्त चल रहा है और इसमें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया है कि राहुल गांधी संविधान 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 बहुत करते हैं, मगर उन्हें संविधान के बारे में कुछ नहीं पता। मगर अगर किरण रिजिजू यहां तक रुक जाते तो बात सही थी। वो आगे जाकर यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी एक शाप है, शापित तक बता दिया उन्होंने। हम अपने दुश्मनों के लिए भी दोस्तों इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते, मगर किरण रिजिजू की भाषा देखिए क्या कह रहे हैं। जो आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा इंसान इस देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना, यह हमारा देश के ऊपर में एक श्राप है। जो आदमी ना संविधान को पढ़ा है, न संविधान का स्पिरिट को समझते हैं, जिसके पूरे परिवार ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमान किया, उसके मुंह से संविधान का शब्द निकलना भी अपमान है।
मैं ये मानता हूं कि ऐसा इंसान को संविधान के किताब के ऊपर हाथ लगाना भी उचित नहीं है। ये तो हमारा बदकिस्मती से ऐसा आदमी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है और मुझे डील करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हल्ला बोल दिया है और इसकी शुरुआत कोल्हापुर से हो रही है, जहां पर उन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर हमला बोलते रहे। अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों, संविधान सभा में दिया गया उनका भाषण। उन्होंने सीधे तौर पर आरएसएस को चुनौती दी कि आप बताइए, आरएसएस में इतने मनोनीत सदस्य हैं, पिछड़ी जाति से कितने सदस्य आते हैं? राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि मेरी आलोचना की जाती है कि मैं क्यों जातीय जनगणना की बात करता हूं, मगर मुझे बताइए, देश के धन्ना सेठों में पिछड़े वर्गों और दलितों को कितनी नुमाइंदगी मिलती है? राहुल गांधी के इन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मिर्ची लगने वाली है, मगर मैं चाहता हूं कि संविधान सभा का यह भाषण आप जरूर सुनिए, क्योंकि इस भाषण की गूंज महाराष्ट्र की गली गली में सुनाई देने वाली है। और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए मुश्किलात की शुरुआत हो चुकी है। सुनिए राहुल गांधी का संविधान सभा को दिया गया भाषण। आप अगर आज किसी आरएसएस के वाइस चांसलर से पूछो, भाई हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी जैसी चीज थी, वो आपको कहेगा कभी नहीं थी। रोहित वेमुला कुछ भी कह ले, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई नहीं। तो एजुकेशन का रास्ता बंद, इंडस्ट्री का रास्ता बंद। इंडस्ट्री में देख लीजिए, 250 सबसे बड़े बिजनेसमैन निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए, और मुझे बताइए उस लिस्ट में दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है? एक भी नहीं। मैंने चेक किया, एक नहीं है उसमें। मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी, इन सब कंपनीज की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए। सीईओ को छोड़ दीजिए, ओनरशिप छोड़ दीजिए, मैनेजर्स निकालिए और मुझे दिखाइए सीनियर मैनेजमेंट में जिनकी मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 15 लाख वाली सैलरीज होती हैं, उसमें मुझे नाम दिखा दीजिए। एक नाम दलित का दिखा दीजिए, एक आदिवासी का दिखा दीजिए, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का दिखा दीजिए। नहीं मिलेगा। मीडिया की बात की मैंने, इनसे पूछिए, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, 90% में से इनको एक नहीं, आपको एक नहीं मिलेगा। और फिर 24 घंटा मीडिया में ग्रोथ की बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है, सुपर पावर बनने की बात होती है, और 90% है ही नहीं कहीं। हाईकोर्ट देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज देख लीजिए। अच्छा, मैंने लिस्ट निकाली आरएसएस के जो नॉमिनेटेड लोग हैं, हजारों लोग हैं उसमें, जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डालते हैं, संस्थाओं में डालते हैं, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा ही मिलेगा। तो 90% के लिए सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। अग्निवीर क्या है? लोग कहते हैं अग्निवीर जवानों के लिए स्कीम है। अग्निवीर हिंदुस्तान के 90% लोगों के हाथ से पेंशन छीनने का स्कीम है। पहले अगर एक युवा आर्मी में जाता था, जवान बनता था, तो देश उसे कहता था कि देखिए, आपने देश को अपनी जिंदगी दी है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे,
हम आपको पेंशन देंगे, कैंटीन देंगे, और अगर आपको कुछ हुआ, अगर आप शहीद हुए, तो हम आपको कॉम्पेंसेशन और शहीद का दर्जा देंगे। यह कमिटमेंट था हिंदुस्तान की सरकार का, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 90% लोग हैं। अग्निवीर किया, नाम बहुत सुंदर दिया, अग्निवीर, मगर अग्निवीर की सच्चाई क्या है? आपने हिंदुस्तान के जवान से पेंशन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पेंसेशन छीन ली, कैंटीन छीन ली और रिस्पेक्ट छीन ली, और आप सोचते हो कि उसको पता नहीं लगेगा। आप सोचते हो कि उसमें इतनी भी अकल नहीं है कि वो ये बात को समझ जाए। आप जाइए रिक्रूटमेंट सेंटर में, जाइए, सब खाली पड़े हुए हैं, कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जाए? दो तरीके के आपने जवान बना दिए हैं। एक को आप पेंशन दे रहे हो, शहीद का दर्जा दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, और उसी के साथ दूसरा जवान खड़ा है, उसका आपने नाम बदल दिया, उसको आपने अग्निवीर कह दिया, उसकी आपने पेंशन छीन ली, उसकी रिस्पेक्ट छीन ली, उसकी कैंटीन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पेंसेशन छीन लिया, और आप हिंदुस्तान को कह रहे हो देखो भैया हम बड़े देशभक्त हैं। मगर यह बात समझ आती है लोगों को। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। पहले उसमें रिजर्वेशन थी, अब पब्लिक सेक्टर गायब। एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रहा है। सक्सेसफुल पब्लिक सेक्टर यूनिट जो चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से कंपीट कर रहा है, पैसे बना रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहना चाहिए, उसको डी रिजर्वेशन कहना चाहिए, कि आपने उसको वहां से रिजर्वेशन हटा दिया, डी रिजर्व कर दिया और आपने रिजर्वेशन हटा दी। तो अब सवाल उठता है कि सालों से आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रहे हैं और फाउंडेशन यही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लड़ाई इसकी है, स्ट्रैटेजी ये है। मगर आगे क्या करना है? अगर हम कहें कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, तो फिर अगला पूछेगा भाई हां ठीक है, मगर कैसे? एक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की? तो दो तीन सिंपल से एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, रिजर्वेशन की जो दीवार है 50% वाली, इसको तोड़कर हटाने का। क्योंकि आबादी 90% है, और जब मैं हिंदुस्तान की सरकार को देखता हूं, जो हिंदुस्तान के पूरे बजट को चलाता है, 90 आईएएस ऑफिसर्स इसको चलाते हैं। हिंदुस्तान के बजट का सारा पैसा, 100% पैसा ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। 90 में से 3 ओबीसी हैं। आपकी आबादी 50% कम से कम, 90 में से 3 आपके। दलितों की आबादी 15%, उनके भी 3। आदिवासियों की आबादी 8%, उनका 1। मगर उससे बात समझ नहीं आती, 90 और 3 में से बात समझ नहीं आती। बात फाइनेंस की जब बात होती है तब समझ आती है। आपकी आबादी 50%, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, और हिंदुस्तान के बजट में अगर हिंदुस्तान 100 रुपए खर्च करता है, तो 5 रुपए का डिसीजन
ओबीसी अफसर लेते हैं। आबादी 50% और फाइनेंशियल डिसीजन 5%। दलित 15% आबादी, 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय वो लेते हैं। और आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो अगर आप 90% का पूरा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर जोड़ दो तो 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय 90% हिंदुस्तान लेता है। ₹6 100 रुपए में से 90% डिसाइड करता है। तो दो चीजें तो बिल्कुल साफ है और मैंने पार्लियामेंट में कह दी है, और वो शुरुआत है। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं, आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। ये हमारा रेप्यूटेशन है। हमने कहा कन्याकुमारी से शुरू होगी, कश्मीर में बंद होगा, खत्म होगी। कन्याकुमारी से कश्मीर गए। तो पहला स्टेप, ये जो फॉल्स सीलिंग, आर्टिफिशियल सीलिंग लगा रखी है, इसको हटाना है। और दूसरा स्टेप, जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूं, जाति जनगणना, कि यह पता लगाना है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। आज कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूं 50% है, मगर लीगली कोई नहीं जानता। अगर आप मेरे पास आए और आपने कहा नहीं 10% है, तो लीगली आप भी सही हो, मैं भी सही हूं। जाति जनगणना के बाद आप मुझे कह नहीं पाओगे कि भैया आप 10% हो। मैं कहूंगा नहीं भैया 10 नहीं है, 50 है। दूसरी बात, जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं, हम सिर्फ कास्ट सेंसस की बात नहीं करते हैं, हम इसमें दो और चीजें जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले, किसकी कितनी आबादी। दूसरा, इन अलग अलग वर्गों का हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में कितनी पकड़ है, इनके हाथ में कितना धन है। दलितों के हाथ में कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, पिछड़ों के हाथ में कितना धन है। सोशो इकोनॉमिक सर्वे। और उसके बाद जो मैं सोचता हूं उससे भी जरूरी, हिंदुस्तान की संस्थाओं में इन लोगों की कितनी पकड़ है। जुडिशियल सिस्टम में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, किस लेवल पे हैं। मीडिया में कितने हैं, किस लेवल पे हैं। ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं। आईएएस ऑफिसर्स कहां कहां बैठे हैं, कौन कौन कहां है, कितना बजट कौन संभाल रहा है। एक प्रकार से जैसे जब किसी को चोट लगती है, हम कहते हैं भैया जाओ एक्सरे कराओ। अगर आपको चोट लगे और डॉक्टर ने कहा कि भैया एक्सरे कराओ, आप कभी मना करोगे? नहीं करोगे ना, कहोगे चोट लगी है, एक्सरे करानी है। तो जाति जनगणना एक्सरे है हिंदुस्तान का। हम उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं रहे। हम पहले एक्सरे लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि चोट लगी है, हमें नहीं मालूम कि कंपाउंड फ्रैक्चर है, नॉर्मल फ्रैक्चर है, क्या है। हम जाति जनगणना इसलिए करना चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमें पता लग रहा है कि दर्द है, वो दिख रहा है सबको। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। अब जैसे ही मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, वैसे ही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सारे के सारे कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
एक्सरे करवाने में क्या प्रॉब्लम है? सच्चाई निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते क्योंकि ये सच्चाई से डरते हैं। ये चाहते हैं कि देश के जनता को पता ना लगे, 90% को पता ना लगे देश का धन, देश की संस्थाएं, देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है, कितना किसके हाथ में। और यह भी मैंने कहा दिया है, खारगे जी ने कहा है, मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में कहा है कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे और जाति जनगणना को लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके दिखाएंगे। और आप यह भी समझ लीजिए, इसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। मोदी जी कुछ भी कर लें, कोई भी डांस गाना कर लें, बीजेपी कोई भी नाच ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, आप देखना, लिख के ले लो, जाति जनगणना हिंदुस्तान की लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा और कानून बनेगा। और सच्ची राजनीति, 90% की जो राजनीति है, इन 2 कदमों के बाद शुरू होगी। क्योंकि फिर हमें 21वीं सदी है, डेटा के बिना, इंफॉर्मेशन के बिना कुछ होता नहीं है। जाति जनगणना के बाद सारा का सारा इंफॉर्मेशन, डेटा हमारे हाथ में होगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था कि बीजेपी और आरएसएस सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। हमें रास्ते खोलने हैं, इसको डिफेंड करना है, क्योंकि अगर यह छिन गया तो फिर सब गया। और ये सब लोग जानते हैं। आपने देखा होगा, देखिए, आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार कह रहे थे, याद है आपको? 400 पार, 400 पार, मुस्कुराते थे, 56 इंच की छाती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हिंदुस्तान की जनता ने बिना उन्हें एक शब्द बोले उन्हें कह दिया, इसको आपने छुआ, फिर देखो क्या होता है। और आप सबको बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिर पे ऐसे लगाया। वो लगाना पड़ा, वो इस किताब को मानते नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कहा, भैया सिर झुकाओ और इसको अपने माथे पे लगाओ, और उनको करना पड़ा। यह है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता का ज्ञान। वो समझते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति समझता है कि अगर यह चला गया तो सब कुछ चला गया, और इसको हम कभी जाने नहीं देंगे। ये कुछ भी कर लें, यह नहीं जाएगा यहां से। और इसकी रक्षा करने के 2 सबसे बड़े तरीके हैं। इसका प्रोटेक्शन करने के लिए 2 सबसे बड़े तरीके हैं, जाति जनगणना और 50% की दीवार को तोड़ना। और तरीके भी हैं, मगर ये पहले 2 कदम हैं। आप यहां आए, आपने डिस्कशन किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते हो, जीते हो, मरते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी मेरी जरूरत होगी 90% की मदद करने के लिए, मैं वहां जैसे ही आप ऑर्डर दोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि देश 90% के बिना चल नहीं सकता है। देश हुनर की रिस्पेक्ट करे बिना चल नहीं सकता है, खोखला है। और हमें खोखला देश नहीं चाहिए, हमें मजबूत देश चाहिए। और अगर हमें मजबूत देश चाहिए तो उसमें 90% लोगों की भागीदारी होनी ही पड़ेगी, और चॉइस ही नहीं।
आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो यह था संविधान सभा को दिया गया राहुल गांधी का भाषण। इसी तरह से महाराष्ट्र और उसकी राजनीति से जुड़ी खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।